तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 बी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है। और इससे पहले के जो 3 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है बेटा उनको थोड़ा सा वीडियो शेयर करके या फिर कोई नोटिफिकेशन भेज करके बता दो कि वन शॉट की वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट है और केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊं तो हमारे कोर्स में 2 तरीके के बॉन्ड्स आपको दे रखे हैं, एक है आयोनिक बॉन्ड और दूसरे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली कोई भी एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड तब बनाएगा जब उसको उसके पास में इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वहां हम बोलेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स हमेशा नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा रहा था। आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर बोला जाता है कि एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल अगर है तो वहां पर बनेगा आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन होता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर नॉन मेटल के बीच में ये बनते हैं। अब हमारे सिलेबस में 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड दे रखे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनको ध्यान रखना कि ये देखे जाते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में। जैसे मान लो जैसे जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर कार्बन कार्बन एटम के बीच में देखेंगे। वरना इसके दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर मैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर हम जानते हैं H2, जिसको बनाया जाता है H अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा और दूसरे वाला एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो जो इस तरीके के जो बॉन्ड बनेंगे वो होते हैं बेटा जी आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगी तो वो बनेगी कुछ इस तरीके से, और ये फॉर्मूला होगा आपका H2 का। डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में बनते हैं और इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल होता है बेटा जी आपका N2। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जिसको हम बोलते हैं N2। और इनके और भी एग्जांपल है जो आप रिवीजन नोट्स से देख सकते हो या एनसीईआरटी की बुक को रेफर कर सकते हो। ये तो बेसिक बातें हुई कोवलेंट बॉन्ड की। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच ही बनेंगे। दूसरी चीज कि इनकी जो शेप होती है ये डिफाइनाइट शेप अपनी रखते हैं। इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बाउंड करके रखता है। तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं जो इतने अट्रैक्टिव बॉन्ड से वो बंधे नहीं होते। तो इनको लो एनर्जी के ऊपर भी मेल्ट और बॉयल किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि ये इनकी लो पोलरिटी होती है और ये फ्लेमेबल होते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर कुछ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि मीथेन जो है एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड का। और उसके बाद में इथेन और उसके बाद में खूब सारे कोवलेंट बॉन्ड। अभी इस चैप्टर में सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ेंगे तो एग्जांपल आपको खूब सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 एग्जांपल अभी के लिए याद कर लो, मीथेन और इथेन। ठीक है, तो ये सारी बात हुई कोवलेंट बॉन्ड की। उसके बाद में अगला टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का। बेसिकली 3 टाइप के हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरीन इसका पूरा नाम है, जिसको C60 के नाम से भी जानते हैं। अब इनके ऊपर मतलब एलोट्रॉप्स के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने टेबल के अंदर जो जो पॉइंट्स मैंने लगा रखे हैं वो अपने आप में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले डायमंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड के हर एक एटम अपने नेबरिंग 4 एटम्स के साथ में अटैच होते हैं और एक टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बनाते हैं। ये दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और इनका यूज अगर पूछ ले तो बताना है आपको कि ये ज्वेलरी बनाने में या फिर कटिंग टूल्स बनाने में यूज होते हैं, क्योंकि ये हार्डेस्ट है तो इनको दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कट करने के अंदर कटिंग टूल्स के अंदर यूज में लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में बेटा हेक्सागोनल लेयर्ड एरे टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक कार्बन का एटम रिमेनिंग 3 कार्बन एटम से अटैच होता है।
पर यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो फ्री होता है, इसीलिए इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि हेक्सागोनल शेप होती है इनकी, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और जो है इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एटम अपने नेबरिंग 3 एटम्स के साथ ही अटैच होता है, फोर्थ जो बॉन्ड होता है वो फ्री होता है। इनका जो नेचर है वो स्मूथ है और स्लिपरी नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज में लिया जाता है। पेंसिल की लीड्स जो आती हैं वो इनसे बनाई जाती है, और बैटरीज और सेल्स में भी ये यूज होते हैं। फिर बात कर लेते हैं फ्लोरेंस की। फ्लोरेंस के अंदर बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया आज तक, तो इसमें मैंने इतने ज्यादा पॉइंट रखे नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर 60 कार्बन मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर है, जो कि फुटबॉल टाइप शेप में, स्पेरिकल शेप में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड होता है, और ये डार्क होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन्स बेटा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होते हैं। इनके अंदर बाकी किसी भी टाइप के कोई दूसरे एलिमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही देखने को मिलेंगे। बेसिकली 2 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था सिंगल, डबल और कोवलेंट बॉन्ड, उन्हीं से आप याद कर सकते हो कि जितने भी आपके सिंगल टाइप ऑफ कोवलेंट हाइड्रोजन कार्बन बनेंगे वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो सारे के सारे रखे जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ये शायद थोड़ा सा पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो उसमें हम कार्बन कार्बन के बीच में एटम बॉन्डिंग को देखेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में, यानी कि इस वाली कैटेगरी में। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो ये दोनों केस जो आएंगे ये आपके अनसैचुरेटेड कैटेगरी के अंदर आएंगे। समझे? अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ही हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कि ये जो आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको एल्केन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका आपको जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उसमें मैंने बताया कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोला जाता है एल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोला जाता है एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये वाली जो चीज है जो मैंने हाईलाइट की है, ये आपको थोड़ा सा इस PDF से याद करनी, इस पेज से। अगर डिटेल में अगर आपसे पूछ ले कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंस बताओ, तो ये स्लाइड उस डिफरेंस की है। डिफरेंस मैंने क्लास में भी लिखवाए हैं आप लोगों को, और जो बच्चा मतलब अलग देख रहा है, जिसने नहीं लिख रखे, वो यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है इस चैप्टर में, बट मैंने 4 ही डेफिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट करी है। एक है आपका कैटेनेशन की डेफिनेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके ये सारी डेफिनेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो। दूसरा आपको जरूर जरूर पढ़ के जानी है टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कार्बन की वो एबिलिटी या फिर वो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग बनाती है। तो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में एक डेफिनेशन आपको देखनी है होमोलोगस सीरीज की, और एक देखनी है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। इनके एग्जांपल्स भी मैंने साथ ही अटैच कर रखे हैं, क्योंकि जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इनके एग्जांपल के साथ ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो वो चीज आपको यहाँ से कवर करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आता है आपका एक इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन, और यहाँ पर मैं 100% लिखना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्या है? फंक्शनल ग्रुप जितने भी हमारे हैं उन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए, और आपके सफिक्स उनके याद होने चाहिए। जैसे कि 4, मतलब मेनली आपके 4 फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और इनके जो सिंबल है ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अल्कोहल को OH के साथ लिखा जाता है, कीटोन को इस तरीके से लिखा जाता है, एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। और जो हेलो एल्केन्स आपके हेलोजेंस जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली आपके फ्लोरीन वाला जो 17th ग्रुप है वो पूरा आता है।
तो यहाँ पर आपको जैसे याद होना चाहिए कि क्लोरीन के लिए हम Cl लगाते हैं, ब्रोमीन के लिए Br लगाते हैं, इस तरीके से। बात करें कि अगर सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन देखो एक टाइप तो मैंने यहाँ लिख रखी है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कुछ नाम दे देंगे, IUPAC नोमेनकल्चर दे देंगे और उसमें ये पूछ लेंगे कि बताओ कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। जैसे पहले एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ, लिखा है ब्यूटेन। अब इसमें पूछ लिया कि बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो लास्ट में लिखा हुआ है ONE, और ये ONE जो सिंबल है ये किसका है, कीटोन का। तो हम आसानी से बता देंगे कि इसमें है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक इसी तरीके से इस वर्ड के इथेनॉल के एंड में आ रहा है OL, तो OL बेटा यूज में लिया जाता है एल्कोहल के लिए, तो इसमें हम बता देंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है इसके अंदर। उसके बाद में जैसे कि प्रोपेनल है, इसमें Al रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, मैथेनोइक एसिड में ओइक एसिड लगा रखा है तो ओइक एसिड रिप्रेजेंट करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को। साइक्लोपेंटेन, इसमें साइक्लोपेंटेन में साइक्लो वर्ड जो है, साइक्लो वर्ड आता है बेटा आपके क्लोरीन के लिए। तो इस तरीके से जैसे इसमें हेलोजन हो गए, इसमें तो है हेलोजन, इसके अंदर है बेटा जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये वाली साइड पूरी, ये जो सफिक्स लगा रखे हैं ये साइड पूरी, और इनके सामने आपको इनके सिंबल्स और इनके फैमिली के नेम, ये सारा कुछ आपको याद होना ही होना चाहिए। बात करते हैं थोड़ी और आगे की, तो याद आता है आपको IUPAC नोमेनकल्चर विद डेफिनेशन। तो IUPAC की डेफिनेशन होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ पर पूरी लिख रखी है, ये देख जाना। इसके बाद में ये है कि यहाँ पर नामकरण कैसे किया जाए, मतलब नाम निकालते कैसे हैं कंपाउंड का, वो बता रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ से, आपको IUPAC नोमेनकल्चर बताना है। जैसे फर्स्ट वाले का ले लेते हैं अपन। सबसे पहले बेटा होता है कार्बन एटम्स की काउंटिंग, कितने कार्बन एटम्स हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम को, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ से देखना पड़ेगा कि 4 कार्बन एटम को बोलते क्या है। ठीक है, तो जैसे कि एक को बोलते हैं मिथ, दो को बोलते हैं इथ, तीन को बोलते हैं प्रॉप। ये मैंने क्लास में बताया है कई बार और आपने पढ़ा भी होगा। तो 10 तक की ये काउंटिंग आपको याद रखनी है। अब जैसे मेरा जो एग्जाम्पल ले रखा है इसमें हमने देखा कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ये मेन वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड आपका ब्यूट। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने, किस टाइप की बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ENE। तो ब्यूटेन क्या क्या लगेगा, ENE। ये थोड़ा सा याद कर लेना कि सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है ANE, डबल बॉन्ड के लिए लगता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है YNE। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो हमने ENE लगा दिया। अब फिर हम देखेंगे कि क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है क्या, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो इसका मेन नाम जो बन जाएगा वो बन जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा और मैं एडवांस बताऊं तो ये भी बताया जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड हमारा लगा हुआ है ये कौन से नंबर के कार्बन एटम पे लगा हुआ है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 नंबर है और फिर इधर 2 नंबर है, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो इस नाम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्यूट है, यानी कि 4 कार्बन है, और जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो ब्यूट 2 इन इसका पूरा नाम बनेगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, दिख रहा होगा शायद आपको ये क्वेश्चन। अब इसमें मुझे ये देख करके बताओ कि कार्बन के कितने एटम्स हैं। आप काउंट करके बोलोगे कि सर 3 कार्बन एटम्स है, तो इस टेबल से फिर यहां से आपको देखना है कि 3 कार्बन एटम को बोलते हैं प्रॉप, तो आपका रूट वर्ड जो है वो बनेगा प्रॉप। ठीक है, अब रूट वर्ड बनाने के बाद में बात आती है कि सफिक्स क्या लगाएं। तो सफिक्स में आपको ये ढूंढना रहता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगा देंगे ENE, तो ये लगा आपका प्रोपीन। ठीक है, तो इसका मेन वर्ड बन गया आपका प्रोपीन। अब यहाँ देखो, आप ये देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ही है, तो चाहो तो आप इसको खोल करके प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हो, और क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर ही है। उसके बाद में एक और आता है आपका CH3CHO, ये थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना क्योंकि ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि जगह मिले और मैं समझा सकूं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ अपन कर लेते हैं इस जगह पर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इसको खोल करके भी लिखा जा सकता है। देखो C है, एक और C है,
ये वाला जो सी है इसके साथ में H और O को कनेक्ट कर रखा है, तो तरीका होता है CHO को कनेक्ट करने का ये। और जो पहले वाला H है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है कुछ इस तरीके से, ये इसको मैंने खोल करके बना दिया इस तरीके से। अब मुझे बताओ देख करके कि कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, तो यहाँ रूट वर्ड बनेगा इथ। इसके बाद में हमें ये देखना रहता है कि सफिक्स के लिए कि हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में से क्या है। अब बेटा यहाँ सबसे बच्चे कंफ्यूजन के हो जाते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख करके बोलेंगे कि सर इसमें E लगेगा, जबकि डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड आपको देखने हैं केवल कार्बन कार्बन के बीच में। काउंटिंग किसकी करी थी हमने, कार्बन की, तो अब बॉन्ड भी किस में देखेंगे, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में देखेंगे। तो देखें, देख करके बताओ कि कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रखा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं ANE, तो यहाँ लगा देंगे हम सफिक्स ANE। इसके बाद में थर्ड स्टेप आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, अब बच्चे बोलेंगे हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कौन से फंक्शनल ग्रुप की, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये क्या इस वाले मैच कर रही है, इस वाले स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। बोलोगे सर हाँ इस वाले स्ट्रक्चर से मैच करी, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और एल्डिहाइड के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं। तो यहाँ पर पीछे भी अपन को क्या लगाना पड़ेगा, Al लगाना पड़ेगा। अब Al लगाने का ये तरीका होता है कि लास्ट वाला E हट जाता है और यहाँ पर लगता है Al, तो ये पूरा नाम बनेगा इसका इथेनल, ये बना इथेनल। अब यहाँ पर मैं मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं पूरा तो इसको डिटेल में नहीं समझा सकता, कोशिश करी है कि 3 एग्जाम्पल से आप कुछ ना कुछ समझ पाओगे। बाकी जिस बच्चे ने, ये क्या है कि प्रैक्टिस चीज है, प्रैक्टिस की चीज है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इस पर लगाओगे उतनी ज्यादा आपके परफेक्शन आता जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठा होगा नोमेनक्लेचर बनाने का तरीका। बाकी अगर नहीं बैठा है तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि ये वही बना सकता है जिसने कई बार प्रैक्टिस करी है इस टॉपिक की। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से बनाते हैं, तो बेटा इस स्लाइड में ये मैं बोलूंगा कि केवल आप ये डेफिनेशन याद करके चले जाना है। ये जो डेफिनेशन है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक चीज याद करके चले जाओ। बाकी आपका IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो रहने देना। आगे चल के बात कर लेते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोप की अगर डेफिनेशन पूछे तो ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का है, डिटर्जेंट की डेफिनेशन पूछे तो ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का है। पूछ ले अगर आपसे डिफरेंस, तो बेटा ये पूरी स्लाइड ऐसे की ऐसे छाप करके आ जाना एग्जाम में, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। पढ़ने की जरूरत है, मतलब समझाने की जरूरत इसमें कुछ है नहीं, सारे पॉइंट सीधे सीधे लिखे हुए हैं कि सोप क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ इससे, और आगे जो है आता है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। लगभग लगभग मान रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बड़ा चीज ये हो जाता है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कई बच्चों के समझ में आ जाती है, पर दिक्कत ये आती है कि उसको लिखा कैसे जाए नोटबुक के अंदर। तो बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर मैंने 3 पॉइंट बना रखे हैं, ये 3 पॉइंट के अंदर पूरा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझा रखा है। जनरली ये जो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बड़े क्वेश्चन में आता है, तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आंसर बना रखा है। और मैं ये बोलूंगा कि 3 पॉइंट तो आपको लिखने हैं, साथ में जो 2 डायग्राम मैंने बनाए, ऊपर वाला डायग्राम बेटा आपका सोप का मॉलिक्यूल जो होता है उसका है, और नीचे वाला डायग्राम है मिशेल फॉर्मेशन का। तो मिशेल फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आता है, तो मिशेल फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पूछ ले या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सोप पूछ ले, तो ये पूरी स्लाइड जो है ना ये आपको याद करके जानी है। यहाँ से पढ़ना एक बार इस स्लाइड को, और नहीं समझ में आए कि सर क्या हो गया, क्या बता रखा है इसमें, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। अगली किसी क्लास में मैं इस टॉपिक को कवर करके पूरा डिटेल में समझा दूंगा इसके ऊपर। अभी जो है क्लास बहुत ज्यादा बड़ी चली जाएगी, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ इसको, जस्ट आप पढ़ना एक बार, समझ में आएगा आपको। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि एक तो आप देख करके जाना हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स ऐड किए जाते हैं ताकि उन्हें सैचुरेटेड बनाया जा सके। ठीक है, ये चीज यहाँ से आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। एक चीज आपको देख करके जानी है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, विद एग्जांपल है, तो ये पढ़ के जाना, यहाँ से पूरा आपको समझ में आएगा। इसके बाद में एक आप ये क्वेश्चन देख लेना कि डिनेचर्ड अल्कोहल किसे कहा जाता है। बेसिकली अल्कोहल तो सब जानते हैं, इथेनॉल का ही दूसरा मतलब इथेनॉल या अल्कोहल कुछ भी बोल लो। तो इथेनॉल का क्या होता है, मिस यूज काफी ज्यादा होता है, तो उस इथेनॉल के मिस यूज से मतलब यूज से बचने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट या फिर एजेंसीज, क्या करती है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देती है ताकि उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज में ना लिया जा सके। ठीक है, और मिस यूज में ना लिया जा सके मतलब उसको। तो
ये जो होता है ना कि उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है, पॉइजनस सब्सटेंस मिला करके क्या किया जाता है, उसको डीनेचर्ड किया जाता है अल्कोहल को, ताकि उसका मिस यूज होने से रोक सके हम। उसे कहा जाता है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। पढ़ोगे डेफिनेशन समझ में आएगी। एक मैं बोलूंगा कि मीथेन के बारे में थोड़ा सा देख जाना, कि मीथेन इंपॉर्टेंट टर्म है एक अपने आप में। तो कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक तो इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना, CH4 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछे तो इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में से ये एक है। फर्स्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का। ठीक है। इसके अलावा मीथेन को मार्च गैस के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे काम में आता है बायोगैस और सीएनजी के अंदर। और यूजेस अगर पूछ ले तो इनको फ्यूल के तौर पर यूज में लिया जाता है। डॉट स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, तो ये सामने आपके डॉट स्ट्रक्चर बना रखी है, और इसी के ही बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर समझा रखी है, तो दोनों स्ट्रक्चर भी देख जाना। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस स्लाइड का वो है कि व्हाई इज प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कि जो एकदम प्योर एसिटिक एसिड होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर याद रखना कि प्योर एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, 290 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको जो है वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 290 डिग्री सेल्सियस, ये कर लेना 290 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में बता रखा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका 290 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पर क्या होता है, ये फ्रिज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फ्रिज होने के कारण इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। इसके बाद में अगले अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक आपको देख के जानिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके उसको कन्वर्ट किया जाता है एथेनोइक एसिड के अंदर, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सामने रिएक्शन लिखी हुई है। अब इस रिएक्शन से ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लिए जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो ऊपर वाली रिएक्शन से एग्जाम्पल है ये आपका एल्केन पोटेशियम परमैग्नेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो ये कुछ था जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 से। बाकी इसके भी अलावा काफी सारे टॉपिक हैं, तो वो मैं बोलूंगा कि आपको कवर करने हैं शेखावाटी मिशन से। एक इसमें इसका एडिशनल एक चीज और मैं जोड़ दूं कि जो आपके जितने भी आपके डॉट डायग्राम या फिर बॉन्ड डायग्राम आपको दे रखे हैं इस चैप्टर की शेखावाटी मिशन में, बेटा वो एक बार सारे देख जाना। साथ ही साथ में जितने भी आपके आईयूपीएससी नोमेनकल्चर पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, 3-4 जगह क्वेश्चन है आईयूपीएससी नोमेनकल्चर के और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के, वो देख जाना। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पूरा 4th चैप्टर। अब कोशिश करेंगे कि आगे बायो और फिजिक्स में से एक चीज चालू करवा के उनके भी शॉर्ट नोट आपको टाइमली प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए नोट्स डाउनलोड करो, इनको पढ़ो।